तो दोस्तों देखेंगे, जैसे हम लोग ने गाल्जी काय को देख लिया है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका को देखेंगे, राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे और तारकाय के बारे में देखेंगे और लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। इन चार चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंदर। और जब ये हम पढ़ा दूंगा तो कोशिका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, लवक बचेगा। क्या बचेगा? लवक बचेगा। ठीक है, तो लवक को मैं अलग वीडियो बनाकर समझाऊंगा आप लोग को, लवक के बारे में बिल्कुल डिटेल, क्योंकि लवक में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ बिल्कुल अलग ही सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं आप लोग को अलग से बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में इसमें जोड़ दिया तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि लवक आपको अलग समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर मेरा डायग्राम नहीं है, यहाँ पर डायग्राम नहीं, फिर भी आप लोग को समझ में, आपको लगेगा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं हल्का डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ जिससे आप लोग को लगे। ठीक है, तो जैसे कि ये मान लीजिए कोशिका है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए कोशिका है यहाँ पर। ठीक है, कोशिका के अंदर ये क्या होता है, ये है केंद्र, ये है केंद्रक है, और इसके अंदर ये जैसे हम लोग ये देखिए, ये पूरा मेन क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और ये बाहर जो ये पूरा क्या है, कोशिका का, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली। अभी मैं जंतु की बना के बता रहा हूँ आप लोगों को। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है, ये है केंद्रक, केंद्रक है। ठीक है, अब केंद्रक इतना समझिए बस आप लोग। इसके अंदर जो होंगे गुणसूत्र होंगे, मतलब डीएनए आरएनए होंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। ये मैंने केंद्रक बना दिया, बस सिंपल डायग्राम बनाया, लेकिन सीधे चीज़ों को जोड़ेंगे। जैसे कि हम लोग आते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करते हैं, तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो कहाँ पाई जा रही है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका का देखेंगे, जब आप डायग्राम थोड़ा सा बैक जाएंगे इस वीडियो में, तो अंतःप्रद्रवी जालिका उसमें मैंने बनाई ढंग से। ठीक है, यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जालिका बना दे रहा हूँ मैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका कुछ इस तरह से होती है, जो केंद्रक के पास में ही होती है। कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ केंद्रक से लगे हुए रहते हैं। केंद्रक से क्या कर होते हैं, लगे होते हैं, और इसके ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, छोटे छोटे राइबोसोम। मैंने देखिए डायग्राम जो बनाया मैंने, थोड़ा कलरफुल डायग्राम है, तो वहाँ पर मैंने वहाँ आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ भी मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या राइबोसोम्स है, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और कुछ अंतःप्रद्रवी जालिका सिंपल भी होती है, उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वो सिंपल वाले होते हैं, मतलब स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो, मतलब सपाट, बिल्कुल सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका, मतलब सरल अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ये खुरदुरी बोलते हैं। खुरदुरी क्यों बोलते हैं, किस आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं। अभी राइबोसोम्स के बारे में भी, राइबोसोम बोल के निकल जा रहे हैं, लेकिन राइबोसोम्स के बारे में बता रहे हैं अभी आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से कुछ डायग्राम होगा। ठीक है, तो चलिए अंतःप्रद्रवी जालिका हम लोग पढ़ते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने। याद कर लीजिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में, वनडे एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो और चाहे क्या नाम है हो आपका रेलवे को, वहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो के.आर. पोर्टर ने अंतःप्रद्रवी जालिका की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, ये स्तनधारियों में, यानी मैमल्स की बात करें, यानी जीव जंतुओं की बात करें, मैमल्स की बात कर रहे हैं, जिनकी लाल रुधिर कणिकाओं, यानी कि आरबीसी की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब क्या? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आप लोग पढ़ते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है? ये ब्लड के पार्ट होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का पार्ट होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? ब्लड का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये है। तो लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सुकेंद्रीय मतलब जिसमें केंद्रिका होती है, मतलब कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में आरबीसी की जो कोशिका होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता, ये भी याद रखेंगे। और आरबीसी में अंतःप्रद्रवी जालिका भी नहीं होगी, मतलब आरबीसी में जब केंद्रक नहीं है तो अंतःप्रद्रवी जालिका भी नहीं होगी। बाकी सभी में पाई जाएगी, बाकी सभी में, सभी जंतुओं में ये अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जा रही है, जिनमें सुकेंद्रीय कोशिका का निर्माण है। ठीक है, आप कहेंगे क्या हम लोगों में नहीं है क्या? हम लोग में तो आरबीसी पाई, मैंने सिर्फ आरबीसी की बात की है, पूरे मानव शरीर की बात नहीं की है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। उसमें एक आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी अलग है, प्लेटलेट्स अलग है, प्लाज्मा अलग है, ये सब चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्तकों का निर्माण करती है, जो उत्तक है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के
अंगों का निर्माण कर रहे हैं। अंगों में मैंने आपको बताया किडनी हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सभी चीज़ें हो गई हैं, तो वो उसके अंदर पाया जा रहा है। लेकिन हम सिर्फ आरबीसी की अगर सिर्फ बात करें, एक छोटा सा हिस्सा ब्लड का पार्ट है जो जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जा रहा, तो अंतर प्रद्रवी जालिका नहीं पाया जा रही। इस तरह परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और देखिए कहाँ नहीं पाया जा रहा है। जीवाणुओं में अंतर प्रद्रवी जालिका नहीं होती, नील शैवाल में अंतर प्रद्रवी जालिका नहीं होती है। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर आइए, ये किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? याद कर लीजिएगा, लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। कार्य क्या होता है? चलिए कार्य देखते हैं, अंतर प्रद्रवी जालिका का कार्य देखते हैं। कार्य क्या होता है? ये कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच, देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है, यहाँ पर इसमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो द्रव भरा हुआ है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, तो इसे क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव भरेगा, कोशिका द्रव हो गया। और केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव भरा हुआ है, केंद्रक के अंदर केंद्रक जो द्रव भरा है, इसके बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये अंतर प्रद्रवी जालिका मैंने बना दी है और ये केंद्रक बना दिया है। ये केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव भरा हुआ है, ये बाहर की तरफ द्रव है। इस द्रव से इसके अंदर कुछ पदार्थ आ रहा है, इससे कुछ पदार्थ बाहर जा रहा है, तो इसके बीच में भी संबंध स्थापित कर रहा है कौन? अंतर प्रद्रवी जालिका, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे राइबोसोम्स देखते हैं। देखिए राइबोसोम्स, देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि जो अंतर प्रद्रवी जालिका है, इसमें देखिए छोटे छोटे मैंने डॉट्स बनाए हैं। जो डॉट्स हैं ये क्या है? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या, स्वतंत्र भी होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? स्वतंत्र भी होते हैं, मतलब राइबोसोम्स अलग भी पाए जाते हैं। छोटे छोटे गोल आकार में होंगे, थोड़े से इस शेप में भी राइबोसोम्स पाए अलग भी होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अंतर प्रद्रवी जालिका में सटे हुए हों, अलग भी हो सकते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। मतलब राइबोसोम्स यहाँ पर भी पाए जा रहे हैं। तो राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार, मैंने आपको बताया कि एक अंतर प्रद्रवी जालिका सिंपल भी होती है, ठीक है। अंतर प्रद्रवी जालिका रहेगी, सिंपल भी रहेगी, समझिए। राइबोसोम्स अलग है, अंतर प्रद्रवी जालिका अलग है। अंतर प्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होगी, एक सपाट वाली होती है, खुरदरी होती है, ठीक है। सपाट वाली अलग होती है, उसके ऊपर क्या होंगे? राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। लेकिन जो खुरदरी होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसी आधार पर उसको डिवाइड भी किया गया है, ठीक है। तो सपाट अंतर प्रद्रवी जालिका और कणिका अंतर प्रद्रवी जालिका, मतलब कणिका युक्त है। ये यहाँ पर लिख लीजिए, कणिका युक्त अंतर प्रद्रवी जालिका। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम्स, जो इसमें राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, ये क्या करते हैं? अब देखिए यहाँ पर हल्का मैं बता भी दे रहा हूँ, अभी आगे पढ़ाएंगे भी। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स हमेशा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जब राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या करें? ये भी प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। मतलब इस तरह से कह सकते हैं अंतर प्रद्रवी जालिका एक तरह से प्रोटीन के निर्माण में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया अंतर प्रद्रवी जालिका, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स मैंने क्या कहा कि आपको कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में अलग स्वतंत्र रूप से क्या ये राइबोसोम्स पड़े हुए आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे गोल आकार में भी मिल जाएंगे, इस तरह से आकार में भी, शेप में मिल जाएंगे, थोड़ा सा बेलनाकार शेप में भी मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसकी जो खोज की थी पैलाडे ने की थी, इसको याद कर लीजिएगा, पैलाडे ने इसकी खोज की थी। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब कि आरएनए, इसका मतलब हम कह सकते हैं राइबोसोम्स में क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। और प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करे तो प्रोटीन का बना भी होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करना है, तो प्रोटीन के बने होते हैं। अन्य नाम इसको इसीलिए, जब ये आरएनए इसके अंदर पाया जा रहा है और प्रोटीन भी पाया जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण। तो इसको हम लोग अब कहा गया कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। देखिए सब कुछ स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो जब आपको पता है कि राइबोसोम्स किसका बना हुआ है, तो आप आसानी से जान जाएंगे कि ये राइबो न्यूक्लियो का ही बना है, प्रोटीन का ही बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है, यानी कि आरएनए पाया जा रहा है, और इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका पूरा नाम ही पड़ गया राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण। तो इस तरह से आपको आसानी से याद हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं केंद्रक में भी पाया जाता है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि जो राइबोसोम्स की उपस्थिति, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम मैं अलग बना दे रहा हूँ। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं। तो हमने डायग्राम पिछली, आप लोग देखेंगे, थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, और इसके अंदर उंगली नुमा स्ट्रक्चर इस तरह से करके मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ऐसे करके मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके राइबोसोम्स जो होंगे,
ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर पाया जा रहा है, इसके अंदर पाया जा रहा है, राइबोसोम्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक है ना, इसके अंदर पाया जा रहा है। सॉरी ये उल्टा हो गया, जो आपका राइबोसोम्स है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, राइबोसोम्स जो है आपका, जो ये मैंने बताया स्वतंत्र रूप से मिल रहा है, ये चीज़ किसके अंदर पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जा रहा है। हरित लवक, जो पेड़ पौधों में हरित लवक पाए जाते हैं, उसके अंदर ये पाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा केंद्रक भी पाया जा रहा है, ये सब चीज़ें उसके अंदर स्पेशल रूप से पड़ी होती हैं। अब हम देखें कि जो राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार का होता है, एक 80S प्रकार का होता है। जो 70S प्रकार का होता है ये जो छोटे आकार का होता है, और जो 80S प्रकार का होता है ये बड़े आकार का होता है, ठीक है। तो ये 70S 80S से आप जान जाएंगे, तो ये 10 का ही अंतर है, 10 का ही अंतर है, 10S का ही अंतर है इसमें। तो 70S छोटा हो गया, 80S बड़ा हो गया, संख्या में बड़ा, तो उससे बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। तो जो 70S राइबोसोम्स हैं वो कहाँ कहाँ है, वो कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में और बैक्टीरिया में पाए जा रहे हैं। और बाकी 80S प्रकार के जो बड़े राइबोसोम्स होते हैं वो विकसित पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप फैक्ट के रूप में इस चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि क्या जब माइटोकॉन्ड्रिया में बोल रहा हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट यानी लवक की बात कर रहा हूँ मैं। लवक का वीडियो बिल्कुल अलग बनेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा उसका, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग पाचन जगत के अंदर पढ़ते हैं, जो कि जिसकी जो स्किन होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करना। अमीनो अम्ल 20 से 22 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन कर रहा है, राइबोसोम्स। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसके अंदर प्रोटीन पाया जा रहा है और प्रोटीन का संश्लेषण भी कर रहा है। तो प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य कार्य यही है राइबोसोम्स का, कि प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। लेकिन जब हम अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करते हैं तो सिर्फ क्या करता है, तत्वों का, पदार्थों का आदान प्रदान में लगता है, संबंध स्थापित करने का काम करता है। किससे किसके बीच में, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में। केंद्र के अंदर जो द्रव भरा हुआ है और कोशिका के अंदर द्रव भरा हुआ है। अब आते हैं तारकाय की बात करते हैं यहाँ पर। तो तारकाय में जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे आपका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, इसको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मिलता है इसके अंदर, इस तरह से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या करता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, मुख्य रूप से जंतुओं में पाया जाता है। और कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। कोशिका विभाजन में क्या होता है, जो ये स्पिंडल का निर्माण होता है। स्पिंडल क्या होता है कि वो ध्रुवों में बटा हुआ होता है। स्पिंडल क्या होता है, ध्रुव, उसका एक नेगेटिव छोर होगा, एक पॉजिटिव छोर होता है, ठीक है। जब कोशिका विभाजन होता है तो इसकी स्पिंडल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन जब हम पढ़ाएंगे तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, पूरा अलग चैप्टर ही है वो। और तारकाय क्या कर रहा है, मतलब सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, मतलब खोजा किसने इसको, बोबेरी ने खोजा है इसको, बोबेरी ने, याद कर लीजिए। तो मेन चीज़ देखिए, नाम भी याद रखना पड़ेगा किसने खोजा है। अगर वनडे एग्जाम कहीं आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिए कि किसने किसकी खोज की, यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये चीज़। अब आइए लाइसोसोम, मतलब लास्ट टॉपिक देते हैं, लाइसोसोम देखते हैं। तो लाइसोसोम यहाँ बोला जा रहा है, इसकी खोज क्या डी डुबे ने की थी। किसने की थी, डी डुबे ने, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य सिर्फ मुख्य काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये कि एंजाइम अपक्रियाएं करने में कोशिकाओं में पाई जाती है। मतलब कि ये किन कोशिकाओं पाई जाएंगी, जहां पर एंजाइम का निर्माण होता है। सीधे बात कर लें कि ये कहाँ पाई जाएंगी, लाइसोसोम कहाँ पाए जाएंगे, एंजाइम जहाँ निर्मित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये एंजाइम का निर्माण करती हैं। अच्छा, ये किस प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती हैं, जो भोज्य पदार्थों या अन्य पदार्थों का क्या करती है, पाचन करती है, उसका अपघटन करती हूँ। तो लाइसोसोम क्या कर रहा है, भोज्य पदार्थों का अपघटन कर रहा है, उसको तोड़ दे रहा है, मतलब उसका विघटन कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन कभी विघटन करते करते क्या करता है, वो कोशिका का ही विघटन कर देता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आत्मघाती थैली की संज्ञा दी जाती है। तो एक अब आपके दिमाग में परीक्षा में प्रश्न आता भी है कि कोशिकांग जब हम लोग पढ़ते हैं, सेल ऑर्गन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि पूछा जाता है कि कौन सा कोशिकांग है, कौन सा सेल ऑर्गन जो है जिसे आत्मघाती थैली की संज्ञा दी जाती है, तो वो लाइसोसोम ही है। क्योंकि अब लाइसोसोम आपको याद रखना कि लाइसोसोम में सीधे ऐसे याद करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसको इस तरह से समझिए कि लाइसोसोम करता कहाँ है और कहाँ पाया जाता है। तो लाइसोसोम पाया कहाँ जाता है, जैसे कि अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क हो गया, थायराइड हो गया। ये सब देखिए हार्मोन और एंजाइम सिक्रीट करने वाले अंग हैं, ठीक है। जैसे कि अग्नाशय की हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, आपका अग्नाशय हार्मोन भी सिक्रीट करता है और आपका
एंजाइम ही सिक्रेट करता है। तो जहाँ तो एंजाइम बनाता भी है ये, तो एंजाइम करने का एंजाइम एक तरह कैटलिस्ट होता है ना, जो अपघटन कर देता हो, तो इधर अपघटन करता है ये। तो क्या करता है, जो मुख्य पदार्थ होते हैं या कुछ जो पाचक पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, अन्य खनिज लवण हो गया, उनका क्या करता है, अपघटन कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कोशिका का ही अपघटन कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, कभी कभी जो नष्ट हुई कोशिका होता है उसका, जो नष्ट हुई या जो खराब हो चुकी कोशिका होती है उसको नष्ट कर, उसको बिल्कुल समाप्त कर देता है। तो उसके चक्कर में कभी कभी जो एक्चुअल जो कोशिका होती है, जो स्वस्थ कोशिका होती है, उसको भी नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम क्या होता है, इसे बोला जाता है आत्मघाती थैली की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, ये माना जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इस पर दबाव नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछ भी लेते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा माना गया है कि लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका में विभाजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब लाइसोसोम फटेगा तो कोशिका में जब विभाजन होगा तो तारकाय जो होगा, तारकाय जो करता है, जो क्या करता है, सेंट्रोसोम जो होता है, जो स्पिंडल का निर्माण करता है, वो स्पिंडल बना देगा। तो स्पिंडल में क्या होते हैं, स्पिंडल मैंने आपको बताया कि स्पिंडल के अंदर प्लस और नेगेटिव चार्ज, मतलब ध्रुवों में डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर आप लोग को समझना है। तो इस तरह से आप लोगों को, आपने देखा पूरे कोशिका में एक एक मैंने पार्ट, एक एक अंग मैंने बिल्कुल क्लियर कट आप लोग को बता दिया है। अब जब आप आते हैं तो इसके अंदर आपने एक चीज़ मैं इसमें छोड़ी है, जो लोग कि लवक है। लवक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो कि क्या करता है, पौधों को रंग प्रदान करने में सहायक होता है। मतलब हरा रंग जो होता है पौधे का, वो लवकों के कारण ही होता है। और भी लवक होते हैं, कई प्रकार के लवक होते हैं जो विभिन्न विभिन्न कलर देते हैं पौधों को, फलों को, पत्तियों को, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो यहाँ पर बताया नहीं जाता, पूरा अलग चैप्टर ही है वो, ठीक है। तो आगे जो वीडियो आएगी हमारी लवक के ऊपर आएगी। और भी कोई अगर जैसे कोशिका विभाजन हो गया, अभी हमने कोशिका पढ़ लिया ना, अभी कोशिका के डिवीजन जब होगा तब उसको पढ़ेंगे। तो कोशिका डिवीजन पूरा अलग सेपरेट चैप्टर ही है, उसको अलग पढ़ेंगे। और जो लवक है वो पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कई टाइप्स के लवक होते हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।